नाजरीन आदाब। कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने मैं खुशबू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और जब से आपकी और हमारी दोस्ती हुई है तब से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाते रहें। तो चलिए मज़ीद देर ना करते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, ईद मिलादुन नबी का मौका है, तो इस मौके पर आप सभी को ढेरों मुबारकबाद। तो आइए ईद मिलादुन नबी के बारे में और जान लेते हैं। ईद मिलादुन नबी न सिर्फ पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की याद में मनाया जाता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी और उनकी तालीमात की याद भी दिलाता है। आपकी आमद से मक्का की फ़िज़ाओं में खुशबुएं घुल गईं। आप अल्लाह के महबूब और मुसलमानों के प्यारे और आखिरी नबी हैं। आपने इस दुनिया को इस्लाम की तालीमात से रोशन किया। आप बेहद रहम दिल और इंसाफ करने वाले थे। आप सखाफत में सबसे ज़्यादा सखी थे। जो भी आपको देखता था मरऊब हो जाता था। ऐ मोहम्मद झूलो जम जम जलवा तेरा, ज़ाते तजल्ली हुएगी सीन सपूरन सहरा। वाहिद आप ही आप था, अपी आप निझाया, परगट जलवा कार ने अलिफ मीम हो आया। फाजिल अफजल जते मुरसिल साजिद सजूद आए, उम्मत रहमत बख्शिश हिदायत तशरीफ पाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा एजाज़ ये बख्शा कि उन्हें शबे मेराज को बुराक भेजकर अपने पास बुलवाया और दू बदू उनसे गुफ्तगू फरमाई। ये रुतबा और ऐसी फजीलत किसी रसूल या नबी को हासिल नहीं हुई। नुसरत बीजापुरी कहते हैं, ज़हे नाम सैयदुल मुरसलीन, जो आखिर कूं वो शाफ़ेउल मुज़न्निबीन। सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी वैलेरवी के अशार देखिए। मदीना में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली भीतर फना होता तो क्या होता। नज़र है इल्मे मंतिक़ होर, मानी में फ़िराक़ी को अगर इल्मे हदीसे मुस्तफ़ा होता तो क्या होता। आइए ईद मिलादुन नबी के मौके पर सुन लेते हैं कुछ कलाम। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। ज़रूरी बहुत है सनाए नबी रज़ाए खुदा के लिए। कभी ना ज़मी की चादर बिछाता अगर मुस्तफ़ा के कदम ना बनाता। अगर धड़कनों में मोहम्मद न होते, ज़माने के सीने में दिल ना बनाता। बनाए हैं उसने ये दोनों जहां फ़क़त मुस्तफ़ा के लिए। बनाए हैं उसने ये दोनों जहां फ़क़त मुस्तफ़ा के लिए। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। ये आँखें हैं दरअसल आँखें खुदा की, मैं अपने लिए इनसे कब देखता हूँ। ये आँखें हैं दरअसल आँखें खुदा की, मैं अपने लिए इनसे कब देखता हूँ। खुदा देखना चाहे जब मुस्तफ़ा, तो मैं चेहरा मोहम्मद का तब देखता हूँ। नबी भेजे खुद अपनी आँखें मुझे रुखे दिलरुबा के लिए।
नबी भेज खुद अपनी आँखें मुझे रुखे दिलरुबा के लिए। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, 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 आ गए नबी। परचमों की है बहार है खुशी ये शानदार, परचमों की है बहार है खुशी ये शानदार। हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार। हर तरफ समा कैफ से भरा, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। हर गुलाम मुस्तफ़ा कह रहा है मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हर गुलाम मुस्तफ़ा कह रहा है मरहबा, इंसो जिन फरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा शान की अदा। चेहरा चांद सा, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। नाजरीन, आप तो जानते ही हैं कि हम ख्वातीन को अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें देकर इस दुनिया में भेजा है कि हम हर काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकती हैं, फिर चाहे वो घर का काम हो या दफ्तर का। हर जगह अपनी काबिलियत और फ़न का मुजाहरा कर ही देती हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? हम अपनी फैमिली की ज़रूरतों के लिए पूरा वक्त देती हैं। इस चक्कर में हम अपनी ज़रूरतों को अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी हेल्थ और खूबसूरती का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये खूबसूरती अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ने हर खातून को खूबसूरती से नवाजा है, तो हमें इस खूबसूरती का उस तरह ध्यान रखना है जैसे हम बाकी सब चीज़ों का करते हैं। अक्सर मसरूफियत की वजह से हम पार्लर नहीं जा पाती, तो परेशान ना हुए। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर शगुफ्ता से, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे हम घर का काम करते करते अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, किचन के सामान से अपना फेस पैक बना सकते हैं और कैसे बालों की केयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं डॉक्टर शगुफ्ता नसरीन जी के पास, जो कि हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एंड CMO इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, दिल्ली गवर्नमेंट। शगुफ्ता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारा इस प्रोग्राम में। शगुफ्ता जी, जैसा आप जानती हैं कि हमारा ये प्रोग्राम उन लेडीज़ के लिए है जो दिन भर अपने कामों में इतनी मसरूफ़ रहती हैं कि उनके पास खुद का ख्याल रखने के लिए वक्त ही नहीं होता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो लेडीज़ होती हैं जो ड्राई स्किन से परेशान है, उसके लिए आप क्या नुस्खा बताएंगी? देखिए, ड्राई स्किन कई वजूहात होती है। इसको हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना है कि ड्राई स्किन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। कई बार तो चेंज ऑफ वेदर होता है, जैसे कोई भी सीज़न ऑफ एंड ऑन होता है। जैसे गर्मियाँ, बरसात जाती है, सर्दियाँ आती हैं, तो ड्राई बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन थोड़ी सी इरिटेटिव फील होता है। बहुत ज़्यादा ईचिंग नहीं हुई, लेकिन ईचिंग फील आता है, बहुत माइल्ड सा। रेडनेस आ जाती है कई बार स्किन में, तो उसकी वजह से ये ड्राई स्किन की वजह से होता है जी। तो कई मरतबा क्या होता है, ड्राई स्किन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। मेडिसिन जिनको हम कहते हैं, वो मेडिसिन ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन वो एक तरह से मेडिसिन भी होती हैं। उसमें हम ड्राई स्किन के लिए घर में किचन में औरतें काम कर रही हैं, कच्चा दूध है उसको थोड़ा सा लिया, रुई से थोड़ा सा डिप किया या हाथ से उसको साफ़ कर लिया, तो उससे ड्राइनेस और जो ईचिंग होती है, जो रेडनेस आ जाती है स्किन में, उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत सूदिंग वो हो जाता है। ड्राई स्किन से क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं उसकी जो लॉकिंग होती है वो थोड़ी खुल जाती है। उससे ड्राइंग स्किन जो हमारी होती है, जब उसमें पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट अंदर जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें कुछ इरिटेटिव ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जब वो ड्राई होती है। तो उसको हम कच्चे दूध से कर सकते हैं, एलोवेरा से ठीक कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जी बेस्ट थिंग है, सबसे बेहतर चीज़ जो है स्किन ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए कोकोनट ऑयल है।
और ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसको मैं बनाने का भी आपको तरीका बताती हूँ। जी। खोपरा जिसको नारियल हम कहते हैं, हाँ जी। उसको आप कद्दूकश करिए और किसी एक बर्तन में बिल्कुल बहुत ही हल्की सी आंच पे रख के उसको बिल्कुल एयर टाइट कर दीजिए और आधा घंटा 1 घंटे के लिए उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद जब आप खोलेंगे तो वो ऑयल जो कोकोनट का ऑयल था वो निकल आता है, तो वो ऑर्गेनिक प्योर कोकोनट ऑयल होगा, जो कि आप स्किन पे, पूरी बॉडी पे, कहीं पे भी लगाएंगी तो बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देगा, स्किन की इरिटेशन को कम कर देगा, स्मूथनेस को ठीक कर देगा और ग्लो और वो तो आएगी कोकोनट से। इसके अलावा कई मरतबा सर्दियों में बहुत ज़्यादा हम लोग हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। उससे भी इरिटेशन आ जाती है, उससे भी ड्राई हो जाती है स्किन। कई मरतबा एजिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि नरिशमेंट हम पूरा स्किन को और अपनी बॉडी को नहीं दे पाते हैं जो कि हमें चाहिए होता है। तो ग़िज़ाएँ हम इस तरह की खाते हैं, ग़िज़ाइयत की कमी होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमें खानी चाहिए मौसम की तब्दीली के हिसाब से। तो हमेशा कुदरत का एक निज़ाम है कि मौसम, रीजन, ख़ित्ते की वजह से अलग अलग डाइट का वो बताया है। तो लोग क्या करते हैं, आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है, पैसा भी लोगों के पास है, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ये नहीं पता है कौन सा फल, कौन सी सब्ज़ी मौसम में आ रहा है। सर्दी अगर आ गई तो कुदरत ने हमें जितने विटामिन सी वाले फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, जैसे संतरा है, संतरे को लोग समझते हैं ठंडा तासीर होती है, उसकी गर्म खुश्क तासीर होती है और रिच ऑफ विटामिन सी होता है। तो वो स्किन जो ड्राई होती है जब ये सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं तो उस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको स्किन को, हमारी पूरी बॉडी को नरिश करता है। संतरा है और जो भी इस तरह के फल, सब्जियाँ, हरी लीफी वेजिटेबल्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और सबसे ज़्यादा किसी भी स्किन के आप ट्रीटमेंट में कोई भी हो, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज करने से, जो वॉक करने से जो ग्लो आता है स्किन में और जो हमारा सिस्टम बॉडी का ठीक होता है, तो बाकी बॉडी हमारी खुद ठीक कर लेती है। जो हम खाना खाते हैं, हमारा सिस्टम, हमारा लिवर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे बेहतर पहले वो होना चाहिए। ऊपर से लगाने से उतना फ़र्क ज़रूर पड़ता है जी, ज़रूर फ़र्क पड़ता है लोकल यूज़ से भी, लेकिन जब तक आप अंदर से हेल्दी चीज़ों को नहीं खाएंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं खाएंगे, ग़िज़ा हैं, फ्रूट्स हैं, तो उतना असर नहीं होगा जितना आप चाहेंगे। आप सोचेंगे हम प्रोडक्ट तो बहुत महंगा लाए थे और उसमें आराम नहीं मिला है। अच्छा गुप्ता जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सारा का सारा सामान हमारे किचन में है और अगर हम उनका सही तरीके से यूज़ करें तो हम अपनी ड्राई स्किन से बहुत जल्द ही राहत पा सकते हैं। तो मेरा, अगर मैं खुद के बारे में बात करूं तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो अगर आप मुझे उसके बारे में। ग्राम फ्लोर जो होता है, चने का आटा, बेसन जिसको कहते हैं, वो उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं, थोड़ा सा एलोवेरा मिलाएं। एलोवेरा का ऐसी कच्चा आप घर में पौधा अगर रखें तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके अंदर की जेल निकाल के बारीक पीस के उसको आप थोड़ा सा रब करके उसको साफ़ कर सकते हैं। गुलाब जल जो होता है, टोनर भी बहुत अच्छा है, पोर्स को भी बहुत वो करता है, लॉकअप कर देता है। और इसके अलावा बेसन मैंने आपको बता ही दिया, शहद बहुत अच्छा इसमें काम करता है, तो और दही बहुत अच्छा है इसके लिए। ग्रीन पीस जो आते हैं वो भी इसके लिए पीस के अगर आप इसका मसाज करें तो भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो दही है, एलोवेरा है, बेसन है, गुलाब जल है, ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल है। हल्दी भी इसमें इस्तेमाल हम करते हैं, हल्दी भी बहुत हेल्प करती है ऑयली स्किन को हेल्प नरिश करने में। तो अगर हम ब्लेमिशेस की बात करें तो हमने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी देखी हैं जो डिलीवरी या प्रेगनेंसी के बाद उन्हें झाइयों की जो परेशानी, शिकायत होती है, तो उसका अगर कोई घरेलू नुस्खा हो, क्योंकि उसके बाद तो वो ज़्यादा कुछ कर देखिए, डिलीवरी के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है कि हम औरत को जितना ग़िज़ाइयत चाहती है उसको उतना हम नहीं अपना इस्तेमाल करते। इससे दूध की है, फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, लीफी वेजिटेबल्स की, तो हम लोग उसमें नहीं खाते हैं बैलेंस उसमें। हाँ जी, एक चीज़ खाएंगे, खाते रहेंगे, थोड़ी सी काहली हमारी होती है। तो उसके लिए ऊपर से तो मैं आपको बताऊंगी लोकल, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से अगर ब्लेमिशेस होते हैं, काले धब्बे, कई मतलब बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और लेडीज़ बहुत परेशान होकर मेरे पास आती हैं, तो उसके लिए चंदन है, संदल जिसको बोलते हैं, चंदन है, एलोवेरा बहुत अच्छा इसमें काम करता है। एक आता है हम लोग अक्सर शीर में इस्तेमाल करते हैं, चिरौंजी जिसको बोलते हैं, और एक फ्लैक्स सीड, चिरौंजी, फ्लैक्स सीड, एलोवेरा, शहद, गुलाब जल और इसमें चंदन, ये सब डाल के बारीक पीस लें इसको, और अगर थोड़ा सोक करें कम से कम 1-2 घंटा पहले,
और उसके बाद इसको बारीक पीसें और उसको फिर फेस मास्क लगाएं कम से कम 1-1.5 महीना लगातार। आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी, जो कोरियन स्किन कहलाती है हाँ जी। उस लेवल पे आ जाती है। आपकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है, शुक्र। कर लें तो वो बहुत अच्छा टोनिंग आपकी रहती है, बहुत ग्लो आपका रहता है क्योंकि नरिशमेंट भी मिलता है उसको। और ये जो रोज़ है किसी भी एनी टाइप ऑफ स्किन, उसमें हर किसी स्किन के लिए ग्लो। अपने बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में। इशिता टंडन जी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए क्या हैंडलिंग आप प्रेफर करेंगी? कैसे पेरेंट्स ऐसे बच्चों को संभालें कि उनका इमोशन थोड़ा सा कम हो, क्योंकि हर बात पर रोना कहीं ना कहीं आजकल सोल्यूशन तो नहीं है। जी, तो इसमें इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं मिथ भी है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक कमज़ोरी का लक्षण हो सकता है। पर हमने जितना मनोविज्ञान में मैंने जितना सीखा है वो ये है कि रोना कोई कमज़ोरी का संकेत नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो उनका एक जिसको कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म होता है, कुछ लोगों को उससे आराम आता है। तो आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा रो लिए हैं और फिर आपको उसके बाद ठीक लग रहा है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें इस चीज़ को सुधारना नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें जो हर रोज़ में हो रही हैं जी, अगर वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं दे रही हैं तब तक वो ठीक, उनके अंदर शायद बहुत कुछ चल रहा हो जी, जो वो बता नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से तो आपको दिख रहा है कि वो बाहर से रो रहे हैं पर वजह शायद आपको समझ नहीं आ रही है, ना ही वो बता पा रहे हैं। शायद स्कूल में कुछ हो सकता है, शायद मोहल्ले में कुछ हो सकता है, शायद दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ अंदरूनी कोई तकलीफ हो सकती है जो उन्हें अंदर से रोने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो बेहतर ये है कि उनके साथ बैठा जाए, उस स्थिति को समझा जाए, बूझा जाए कि एग्जैक्टली क्यों ये हो रहा है, ताकि इस चीज़ से हमें थोड़ा सा आराम मिले। और जैसे मैंने बताया कि आजकल मनोवैज्ञानिक हर जगह है, मदद है, तो उसे लेने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि शायद आपकी समझ से बाहर है, आपसे, क्योंकि बच्चे काफ़ी बार आपने देखा होगा झिझकते भी होंगे बताने से अपने माता पिता को, अपनी टीचर्स को, तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक से उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। इशिता जी, हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है जब बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो है पेरेंट्स के द्वारा बरती जाती है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? काफ़ी डांटा जाता है, चिल्लाया जाता है, सख्ती को भी क्या सेग्रीगेट किया जा सकता है? काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं इसके। देखिए, सख्ती को अगर हम देखा जाए तो एक मारना पीटना हो गया, एक उन पे नियम बनाना हो गया कि और मैं हमेशा पेरेंट्स को या बच्चों को कहती हूँ कि आप वो नियम बनाइए जो आप दोनों मिल बांट के आप जिस चीज पे अग्री करते हैं। कुछ बच्चों की सुनिए, कुछ अपनी बताइए, ताकि वो नियम का पालन करने में बच्चों को खुशी भी मिले, बच्चे पूछे ना कि हम ये क्यों माने। तो अगर हम उनको वजह बताते हैं कि हम इस वजह से आपको मना कर रहे हैं, तो डांटने फटकारने की जगह पर समझना समझाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ने में खुशी मिल रही है तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहूँगी, पर अगर मुझे एक सब्जेक्ट इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ ताकि मुझे चॉकलेट मिले, तो वो कुछ ही समय तक चलेगा। इंटरेस्ट डेवलप करने की आप बात करें, कोई चीज़ सस्टेनेबल रहेगी इंटरनली, अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे बच्चे तो वो चीज़ को ज़्यादा करेंगे। अच्छा, एक और पेरेंट्स का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि बच्चों को किस तरह के सीरीज़ देखने चाहिए, किस तरह के वीडियोस देखने चाहिए, किस तरह की फिल्म दिखानी चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे, बच्चों को किस तरह की फिल्में घर वाले दिखा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में जब हर बच्चे के पास मोबाइल है, मीडिया को प्राप्त करने के बहुत सारे जरिए बन चुके हैं, तो इस समय में बहुत ज़रूरी है कि माता पिता उस चीज़ पे कंट्रोल कर सकें कि बच्चे क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या गेम देख रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं। जैसे हमने एक बार सुना था ब्लू व्हेल का, कि कितने बच्चे अपनी जान लेने तक को
राजी थे उस गेम के बाद। जी। तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनका ना दिमाग बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही ऐसा होता है कि तब वो जो सीख लेते हैं उससे फिर आगे जाके बदलना बहुत मुश्किल होता मुश्किल हो जाता है। जी। तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली, बहुत जिसमें अग्रेशन है, वो वाली मूवीज़ को और सीरियल्स को ना देखें तो बच्चे बेहतर हैं। और प्लस हर मूवी में एक एक गाइडलाइन होती है कि इस एज के नीचे के लोग ये मूवी नहीं देख सकते हैं, तो उसका पेरेंट्स को पालन करना चाहिए, क्योंकि वो समझ के सोच और विचार करके ही वो गाइडलाइन दी जाती है। कहीं ना कहीं जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, मोटिवेशनल फैक्टर तो हो ही जाता है अगर किसी किया, प्लस वो मेरा फेवरेट एक्टर है, मतलब मुझे भी ऐसे करना चाहिए। राइट। इशिता जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे पेरेंट्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल बच्चों की हैंडलिंग बेहतर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शुमारा पसंद आया होगा और आप इसे फैजियाब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई और जानकारियों के साथ। तब लड़के को कोई समझाए, बेबस बन यादों में खो जाता है मेरा